गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द इंग्लिश ट्री क्लासेस। इंग्लिश ट्री क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक नए एडिटोरियल को लेकर के आए हैं, जो एडिटोरियल का टाइटल है नो लॉन्गर स्पेशल। ये इंडिया और नेपाल के रिलेशन पे बेस्ड है। अगर इसका थीम हम जानना चाहें इस एडिटोरियल का, तो ये इंडिया और नेपाल के रिलेशन पे बेस्ड है। और अभी समय के हिसाब से जो इंडिया और नेपाल के रिलेशन बिगड़ रहे हैं, और नेपाल ने और नेपालीज गवर्नमेंट ने जो एक नया मैप अपनाया है और उसको वहाँ के संसद से उसको पारित भी करा करके उस मैप को रेटिफाई कर लिया है। इसी इशू पे ये आर्टिकल है कि इंडिया को ये बात अच्छी नहीं लग रही है, और इंडिया के अकॉर्डिंगली ये टेरिटरी इंडिया का था जिसको नेपाल ने अपने मैप में डाल लिया है। तो इसी बेसिस पे आर्टिकल है। तो ये आर्टिकल का एक समरी या थीम आप समझ लीजिए, और इसके बाद हम लोग आर्टिकल को शुरू करते हैं। तो आर्टिकल का टाइटल है नो लॉन्गर स्पेशल। अब पुरानी वाली बात नहीं रही। पुराना जो इंडिया का रिलेशन नेपाल के साथ था, बेटी रोटी का संबंध था, एक बहुत ही क्लोज रिलेशन था जहाँ पे कहीं भी उसके लिए इमिग्रेशन के लिए या फिर मूवमेंट के लिए कोई पासपोर्ट या कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती थी एक दूसरे देशों में। तो ये इतना अच्छा रिलेशन था, लेकिन अब वो रिलेशन धीरे धीरे इसमें कड़वाहट आ रही है। इंडिया एंड नेपाल नीड टू मूव क्विकली टू रिवर्स द रिसेंट सेटबैक टू टाइज। इंडिया और नेपाल को जल्दी ही कोई कदम उठाना चाहिए टू रिवर्स द रिसेंट सेटबैक टू टाइज, कि टाइज को यानी कि आपसी जो उनका जो एक संबंध था उसको जो सेटबैक झटका लगा है उस झटके को रिवर्स किया जाए, यानी कि फिर से पुरानी स्थिति पे आया जाए, जो कि अच्छी स्थिति या अच्छा रिलेशन था इंडिया और नेपाल के बीच में। आफ्टर मंथ्स ऑफ ब्रिंकमैनशिप, महीनों के जोखिम भरे कूटनीति के बाद, ब्रिंकमैनशिप एक ऐसा वर्ड है जो ये बताता है कि आप खास करके डिप्लोमेसी में इस कदर कोई ना कोई आप रिस्क उठाते हैं कि यह वो रिस्क या तो आपके लिए घाटे का सौदा हो सकता है या फिर आपके लिए फ़ायदे का भी सौदा हो सकता है। वो किसी भी करवट बदल सकता है। तो वैसी स्थिति को हम ब्रिंकमैनशिप कहते हैं। तो महीने की ब्रिंकमैनशिप या कूटनीतिक कोशिश के बाद में इंडिया एंड नेपाल हैव ब्रॉट देयर रिलेशंस टू द एज ऑफ ए प्रेसिपाइस। तो इंडिया और नेपाल ने अपने जो रिलेशंस हैं, अपने जो संबंध हैं, वो एक खड़ी चट्टान की नोक पे लाके खड़ा कर दिया है। यानी पहाड़ी, कोई ऐसी पहाड़ी होती है जो कि सीधी खड़ी होती है और उसकी नोक पे, उसके ऊपरी हिस्से पे कोई चीज़ अगर खड़ी हो तो वो कभी भी गिर सकती है, कभी भी वो फॉल हो सकता है। तो उसी पहाड़ी की नोक पे इंडिया और नेपाल ने अपने रिलेशन को लाके खड़ा कर दिया है, जो कि बहुत ही रिस्की सिचुएशन में है। द ओली गवर्नमेंट्स डिसीजन टू पास द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ओली सरकार का यह डिसीजन टू पास द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसने उन्होंने संवैधानिक संशोधन को पास करने की कोशिश की है या करवाई है, रेटिफाइंग अ चेंज इन इट्स मैप, जिसमें उसने अपने जो मैप संशोधित जो मैप उसने संसद में पास किया है उसको मंजूरी दिलाने के लिए जो उनकी कोशिश है, दैट इंक्लूड लिपू लेक, काला पानी एंड लिम्पी याधुरा, जिसमें कि ये जो क्षेत्र हैं लिपू लेक, काला पानी और लिम्पू याधुरा, ये क्षेत्र उन्होंने अपने मैप में शामिल किया है टेरिटरीज दैट इंडिया कंट्रोल्स। और ये वो टेरिटरीज हैं, वो क्षेत्र हैं जिस पे इंडिया का कब्जा था और इंडिया उसको शासन करता था, उस पे इंडिया का कंट्रोल था। मार्क्स और डिसाइडेडली न्यू फेज इन टाइज, और ये जो कदम हुआ है नेपाल का, इसने इस बात को रेखांकित कर दिया है, मार्क्स रेखांकित कर दिया है कि निश्चित रूप से, डिसाइडेडली निश्चित रूप से भारत और नेपाल के जो संबंध हैं वो एक नए फेज में जा चुके हैं। एक नए एक नया सिचुएशन उसने चेंज कर लिया है, एक नए टर्न पे जा चुका है, एक नए मोड़ पे जा चुका है, जो कि नेगेटिव है, जो कि गलत है। अब आइए यहाँ पे ग्रामेटिकल पैटर्न को अगर हम देखते हैं तो ओली ये कैपिटल से लिखा हुआ है, प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के पहले जनरली कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। लेकिन चूंकि ये ओली गवर्नमेंट एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है, ओली सरकार, केपी ओली वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी सरकार की बात हो रही है, तो ये चूंकि इंस्टीट्यूशन का बोध करा रहा है, इसलिए इसके पहले द का यूज़ आना लाजमी है, और ये सही है। और इस तरीके से कभी भी कोई प्रॉपर नाउन के साथ अगर इंस्टीट्यूशन का नाम जुड़ा हो तो आप उसके पहले आर्टिकल का यूज़, द का यूज़ जरूर करें। वाइल द इशू इज़ एन ओल्ड वन,
जो ये मुद्दा है ये पुराना मुद्दा है। अब यहाँ पे वन जो है, वन क्या है, वन का मतलब आपका एक आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन एक नहीं है। ये वन यहाँ प्रोनाउन के रूप में यूज़ हुआ है और इसका मतलब ये है कि ये इशू को रिप्लेस कर रहा है। प्रोनाउन का डेफिनेशन भी होता है कि प्रोनाउन इज ए वर्ड विच कम्स इन प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन वो वर्ड है जो नाउन के बदले में आता है। यहाँ पे राइटर वन की जगह इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकता था कि वाइल द इशू इज़ एन ओल्ड इशू। तो एन ओल्ड इशू होता तो यहाँ भी इशू और यहाँ भी इशू, तो ये रिपीटेशन होता, सेंटेंस की सुंदरता को ख़राब करता। इसी के लिए सिंगुलर नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम वन का यूज़ करते हैं। और अगर प्लूरल नाउन होता, यहाँ पे अगर वाइल द इश्यूज़ होता, ACS लगा होता, तो यहाँ हो जाता इज़ ओल्ड वंस, एन भी हट जाता और वन में एस लग जाता, तो ओल्ड वंस हो जाता। तो ये रिपीटेशन को रोकने के लिए ये प्रोनाउन है। इट रीसरफेस्ड इन 2019। ये जो मुद्दा है ये पुराना है और ये दोबारा से उभर करके 2019 में सामने आया। व्हेन न्यू दिल्ली पब्लिश न्यू पॉलिटिकल मैप्स, जब नई दिल्ली ने यानी भारत सरकार ने एक नया राजनीतिक मैप पब्लिश किया टू रिफ्लेक्ट द चेंजेस फॉलोइंग द डिसीजन ऑन अगस्त 5 टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें क्या था कि वो इस डिसीजन फॉलोइंग द डिसीजन, इस डिसीजन के आलोक में वो मैप भारत ने बनाया, जो डिसीजन अगस्त 5 को भारत सरकार ने लिया था, जिसमें कि स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर को एक राज्य का दर्जा दे दिया गया था। राज्य का दर्जा नहीं बल्कि केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था और उसकी स्वायत्ता को समाप्त कर दी गई थी। तो इसलिए अब उसको अलग तरीके से मैप में दिखाना था। एंड नेपाल ऑब्जेक्टेड टू द डिपिक्शन ऑफ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, और जब भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर को जब यूटी बनाया, यूनियन टेरिटरी बनाया, तो उसके बाद में जो नक्शा पास किया, उसने नया नक्शा निकाला, तो नेपाल ने उस नक्शे से में जो डिपिक्शन ऑफ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, जो विवादित भूमि थी, उस विवादित भूमि का जो उस नक्शे में चित्रण था, उसके लिए नेपाल ने ऑब्जेक्ट किया, उसने उसका विरोध किया। और इसी विरोध के बाद ये समस्या धीरे धीरे बढ़नी शुरू हुई। ऑब्जेक्टेड टू, यहाँ पे ग्रामेटिकल पैटर्न को देखिए कि ऑब्जेक्ट अपने साथ हमेशा टू लेता है और ये बिना टू के नहीं आएगा। कभी भी ऑब्जेक्ट आएगा तो उसके साथ टू आएगा। और अगर यहाँ पे वर्ब आता है, डिपिक्शन तो नाउन आया है, अगर यहाँ वर्ब आता तो वर्ब ING फॉर्मेट में आ जाता। इन 2000 एंड 2014 इंडिया एंड नेपाल एग्रीड टू होल्ड टॉक्स। 2000 और 2014 में इंडिया और नेपाल बातचीत करने को तैयार हो गए, एग्रीड तैयार हो गए होल्ड टॉक्स, वार्ता करने को, अबाउट काला पानी एंड सिस्ता। काला पानी और सिस्ता के मुद्दे पे बातचीत करने को वो तैयार हो गए, विदाउट मच सक्सेस, हालांकि उसमें कोई ज़्यादा सफलता नहीं मिली। मैटर्स स्नोबॉल्ड, और ये जो मामला है वो बिगड़ना शुरू हो गया और बिगड़ गया। स्नोबॉल्ड का मतलब होता है कि एक छोटी सी चीज़ जब बड़ा आकार ले लेती है और बहुत विशाल हो जाती है तो उसको स्नोबॉल कहा जाता है। तो ये मामला जो है बिगड़ना शुरू हुआ व्हेन इंडियाज डिफेंस मिनिस्टर इनैगुरेटेड अ सरफेस्ड रोड ओवर द टेरिटरी। जब इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने एक सरफेस रोड यानी कि एक ज़मीन पे एक रोड बनाना शुरू किया उस टेरिटरी पे जो डिस्प्यूटेड माना जा रहा है नेपाल की नज़र में। व्हेन नेपाल प्रोटेस्टेड, और जब नेपाल ने इसका विरोध किया, इंडियन आर्मी चीफ, भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे सजेस्टेड इट वाज एट द बिहेस्ट ऑफ चाइना। तो उन्होंने ये कह डाला, नेपाल के विरोध के को उन्होंने ये कह के नकार दिया कि ये चाइना के कहने पर, चाइना के उकसावे पे नेपाल ने ये विरोध किया है। एट द बिहेस्ट ऑफ के कहने पर। एट द बेस ऑफ द रिफ्ट, कलह की जो जड़ में, बेस कलह की जो जड़ है वो है इज द लैक ऑफ डिप्लोमेटिक मैन्यूवरिंग। ये इसमें जो डिप्लोमेटिक जो समझ होती है या सरकारों ने डिप्लोमेटिकली कूटनीतिक कदम नहीं उठाए ठीक तरीके से, और इसकी वजह से दोनों देशों के बीच जो कलह पैदा हो गई है। टू अलाउ अ स्टेप बैक फ्रॉम द ब्रिंक, जिसमें कि एक स्टेप, जो पुरानी स्टेप्स थी, जो पुराने उनके जो तरीके थे, उस तरीके से थोड़ा सा अलग हट के उनको कदम उठाना चाहिए था, बातचीत के मुद्दे पे आना चाहिए था, जो ये नहीं हुआ और इसकी वजह से ये कलह गहराता गया। वाइल न्यू दिल्ली कंटेन्स दैट, हालांकि न्यू दिल्ली का ये तर्क है, कहना है कि दैट इट वाज विलिंग टू डिस्कस मैटर्स एट ए म्यूचुअली कन्वीनियंट डेट,
कि इट वॉज विलिंग, विल मतलब राजी होना भी होता है, विल मतलब गागी गे भी होता है और राजी होना भी होता है, तो इट वॉज विलिंग, ये तैयार था, टू डिस्कस मैटर्स, इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए न्यू दिल्ली तैयार था, एट ए म्यूचुअली कन्वीनियंट डेट, वैसे दिन पे वैसे डेट पे जो दोनों को सुविधाजनक होता, दोनों की सहमति से जो डेट डिसाइड होता उस पर भारत नेपाल के साथ वार्ता करने के लिए तैयार था। काठमांडू सेज, हालांकि काठमांडू का जो कहना है, नेपाल का कहना है, द MEA हैज़ रिजेक्टेड 2 डेट्स, भारत का जो विदेश मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उसने 2 डेट्स रिजेक्ट कर दिए, सजेस्टेड बाय द नेपाल MOFA, जो नेपाल के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं, उसने जो 2 डेट बताए थे उस डेट को इंडियन MEA ने रिजेक्ट कर दिया, एंड हैज़ रूटीनली डिसमिस्ड रिक्वेस्ट फ्रॉम द नेपाल एम्बेसडर, और कई बार नेपाल एम्बेसडर के जो रिक्वेस्ट आए हैं फॉर ए मीट, मिलने के लिए विद द फॉरेन सेक्रेटरी, विदेश सचिव से मिलने के लिए नेपाल के जो एम्बेसडर ने कई बार रिक्वेस्ट किया, उस रिक्वेस्ट को भी भारत सरकार ने डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया। अब यहाँ पे एक ग्रामेटिकल पैटर्न है अ मीट। मीट आप लोग जानते हैं कि जनरली वर्ब के रूप में यूज होता है और हम लोग इसका वर्ब के रूप में यूज करते हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स होते हैं जो एक से अधिक पार्ट्स ऑफ स्पीच में होते हैं और मीट भी उसी में से है। मीट वर्ब भी है और नाउन भी है, और यहाँ पे आप चूंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझे तो यहाँ पे मीट का यूज नाउन के रूप में हुआ है क्योंकि इसने एक आर्टिकल ले लिया है ए। तो जब भी वर्ब का यूज नाउन के रूप में होता है तो वो आर्टिकल ले लेता है, याद रखिएगा। जब भी वर्ब का यूज नाउन के रूप में होगा तो आर्टिकल ले लेगा। जैसे दूसरा एग्जांपल है, ही इज हैविंग अ चैट। चैट मतलब बात करना भी होता है और चैट मतलब बातचीत भी होती है, तो और चैट हो जाता है। जैसे ही इज टेकिंग अ बाथ, तो बात मतलब नहाना भी होता है और बात मतलब स्नान भी होता है। तो जब स्नान के सेंस में आएगा, नाउन के सेंस में आएगा, तो ही इज हैविंग अ बाथ, तो अ बाथ आर्टिकल ले लेता है। दैट द MEA said काला पानी टॉक्स कुड वेट until both countries had dealt with the coronavirus pandemic first. That चूंकि MEA का ये कहना था कि काला पानी जो टॉक्स है, काला पानी पे जो बातचीत होगी वो तब तक रोकी जाए, तब तक वो बात नहीं हो सकती है। कुड वेट, उसका इंतजार करना होगा। अनटिल, ये कंजंक्शन है जो कि टाइम के लिए यूज होता है, कंजंक्शन है अनटिल, तो वो तब तक बात नहीं हो सकती है। बोथ कंट्रीज हैड डेल्ट विद द कोरोना वायरस पैंडेमिक फर्स्ट, कि दोनों देश पहले कोरोना वायरस के जो महामारी है उससे पहले निपट ले। डील विद मतलब निपटना होता है, और डील इन अगर आता तो कारोबार करना होता है। ये पहले के भी एडिट पेज में हमने इस पर चर्चा की है। तो ये पहले कोरोना वायरस से निपट ले, उसके बाद ये बात करेंगे। फर्दर इनरेज्ड द ओली गवर्नमेंट, और ये जो तर्क भारत सरकार का था, इस तर्क ने ओली गवर्नमेंट को और भी भड़का दिया, उनके गुस्से को और भी बड़ा कर दिया। विच हैज़ पॉइंटेड आउट इंडियाज पार्टिसिपेशन बाई वीडियो कॉन्फ्रेंस इन बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल मीटिंग्स। और विच, यहाँ विच किसके लिए आया है ये सोचना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विच यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में है, और रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट यानी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज जिसके लिए हुआ है वो वर्ड आपको जानना ज़रूरी होता है, ताकि तभी जाकर के रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आता है, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद यहाँ वर्ब आया है हैज, सिंगुलर है, तो ये हैज़ की जगह अगर हैव होता तो आपको पता भी नहीं चलता कि हैव भी सही है, आपको ऐसा लगता, लेकिन नहीं, चूँकि विच यानी जो, विच हैज़ पॉइंटेड, जिसने ये पॉइंट किया, जिसने ये बताया, पॉइंटेड आउट इंडियाज पार्टिसिपेशन, जिसने इंडिया के पार्टिसिपेशन के बारे में बताया, तो किसने बताया, तो इसका जो सब्जेक्ट है ओली गवर्नमेंट, और ओली गवर्नमेंट सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। तो विच हैज़ पॉइंटेड आउट इंडियाज पार्टिसिपेशन बाय वीडियो कॉन्फ्रेंस इन बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल मीटिंग्स, जिसने ये भी इशारा किया, ये भी तर्क दिया कि इंडिया का बायलैटरल द्विपक्षीय और बहुपक्षीय जो मीटिंग्स हुई थी उसमें इंडिया ने शामिल नहीं हुआ, बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो दिल्ली से ही उसमें शामिल हो गए, जो कि ओली गवर्नमेंट को अच्छा नहीं लगा। मीनवाइल, इसी बीच मिस्टर ओलीज पर्पसफुल मैनर, ओली का जो उद्देश्यपूर्ण जो तरीका था, रवैया था, इन परसुइंग द अमेंडमेंट एट एग्जैक्टली द सेम टाइम, जिसमें उन्होंने इस अमेंडमेंट को, जो संविधान में सुधार करनी थी नक्शे में, उसको उन्होंने एग्जैक्टली उसी टाइम पे शुरू किया। परसुइंग का मतलब शुरू करना, उसी टाइम पे शुरू किया। एज द इंडिया चाइना बॉर्डर स्टैंड ऑफ बोल्स्टर्स द बिलीफ,
जब इंडिया और चाइना का स्टैंड ऑफ, यानी कि अभी जो आमना सामना हो रहा है इंडिया और चाइना का आमना सामना हो रहा, उसी समय में ओली गवर्नमेंट ने भी अपने नक्शे में चेंज करने की कोशिश की है। बोल्स्टर्स द बिलीफ, और ये कदम जो है ओली गवर्नमेंट का, ये कदम चाइना मैप में सुधार करना उस समय जब इंडिया और चाइना के बीच विवाद हो रहा है, ये कदम है, ये इस बात को, इस विश्वास को बढ़ा रहा है, मजबूत कर रहा है एमोंग सम इन न्यू दिल्ली, खास करके न्यू दिल्ली में कुछ लोगों को ये इस बात, कुछ लोगों के विश्वास को बल मिला है दैट ही इज स्पीकिंग विद कॉन्फिडेंस बोर्न फ्रॉम बीजिंग्स बैकिंग, कि ओली गवर्नमेंट अभी जितना कॉन्फिडेंट है, जितना विश्वास से वो भारत से पेश आ रहा है, आज से पहले नेपाल कभी भी इतना कॉन्फिडेंट तरीके से भारत से पेश नहीं आता था, तो जाहिर सी बात है कि इसके पीछे बैकिंग जो है, बैकिंग सपोर्ट जो है वो बीजिंग का है, बीजिंग ने ही नेपाल को उकसाया है। इन परसुइंग, अब देखिए इन यहाँ प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद में जब वर्ब आता है तो आईएनजी फॉर्म में आता है, इस बात को भी, ये भी एक ग्रामेटिकल पैटर्न है, रूल है, और आप इसके बारे में, प्रीपोजिशन के बारे में ज़्यादा अगर आपको जानकारी है लेनी है तो आप यूट्यूब पे जा कर के इंग्लिश ट्री बाय डीके सिंह प्रीपोजिशन सर्च कर सकते हैं, उसमें आपको प्रीपोजिशन के 2 चैप्टर मिलेंगे, दोनों में आपको प्रीपोजिशन की सारी डिटेल दी गई है। रिगार्डलेस ऑफ ट्रूथ ऑफ दोज एक्यूजेशंस, हालांकि ये एक्यूजेशन का मतलब होता है दोषारोपण, ये जो जितने भी दोष बताए गए हैं उसमें क्या सच्चाई है, इस बात को अगर छोड़ दी जाए या इसकी परवाह नहीं की जाए, इस पर डिस्कशन नहीं करते हुए, और हु इज़ मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउन स्लाइड इन टाइज, या ये मुद्दा कि दोनों देशों में से कौन सा देश सबसे ज़्यादा जिम्मेवार है इस टाइज को नीचे गिराने में, ये जो गठबंधन है दोनों देशों के बीच जो संबंध था उसको नीचे लाने में कौन देश ज़्यादा जिम्मेवार है, इस बात पे अगर हम चर्चा नहीं करें, रिगार्डलेस ऑफ नहीं करें, द स्पीड विद विच द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज पास्ड, तो पेपर का ये कहना है कि ये स्पीड, वह गति विद विच, जिससे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया गया नेपाल में, हैज़ लेफ्ट लिटिल स्पेस फॉर डिप्लोमेसी नाउ, अब चूंकि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुका है तो हैज़ लेफ्ट लिटिल स्पेस, अब वहाँ पे डिप्लोमेसी के लिए, कूटनीतिक बात करने के लिए अब कोई भी विकल्प नहीं बचा है, या बहुत कम ही विकल्प बचे हुए। लिटल ऑल लिटल, द लिटल का जो यूज़ होता है, तो लिटल का यूज़ नेगेटिव सेंस को क्रिएट करता है, ऑल लिटल का मतलब थोड़ा सा है, कुछ है, और द लिटल का मतलब होता है जो है वो सब कुछ। तो दैट, अब फिर से देखिए दैट, यहाँ पे सेंटेंस दैट से शुरू हो रहा है, एक यहाँ भी शुरू हुआ है और एक यहाँ भी शुरू हुआ है, कहाँ शुरू हुआ है, शायद ये पहली बार शुरू हुआ है क्या, नहीं यहाँ शुरू हुआ है, ठीक है। तो आपको ये बहुत ही अलग सा लगेगा और बहुत नया लगेगा, तो ये पॉइंट बताने के लिए कि ये भी बात है, ये भी बात है, तो ये दैट से भी सेंटेंस शुरू किया जा सकता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। दैट द वोट वाज यूनानिमस should also inform New Delhi of the futility of casting Mr. Oli alone as the villain। अब चूंकि वोट जो था वो यूनानिमस था, यानी कि वहाँ संसद में जो वोट हुआ तो सभी दलों ने एक साथ एक मत होकर के उस अमेंडमेंट को पारित कराया, उसमें किसी का भी विरोध नहीं था, यूनानिमस डिसीजन था वो पूरा वहाँ के पार्लियामेंट का। शुड आल्सो इन्फॉर्म न्यू दिल्ली ऑफ द फ्यूटिलिटी ऑफ कास्टिंग मिस्टर ओली एलोन एज द विलेन। इससे न्यू दिल्ली को ये भी जान लेना चाहिए, सूचित हो जाना चाहिए कि वो सिर्फ मिस्टर ओली को एक विलेन के रूप में देख रहे हैं, ये बात फ्यूटिलिटी, ये बात निरर्थक है, ये निरर्थकता है भारत की कि वो सिर्फ ओली को ही एक विलेन के रूप में देख रहे हैं इस मामले में। इट इज़ नेसेसरी, ये आवश्यक है, द टू नेशंस रिजॉल्व देयर इश्यूज थ्रू डायलॉग, कि दोनों देश अपनी जो इश्यूज हैं, अपनी समस्याओं का रिजॉल्व, निपटारा जो करें वो डायलॉग के थ्रू, बातचीत के जरिए करें। यहाँ पे थ्रू डायलॉग, देखिए ये प्रीपोजिशन चैप्टर में आप थ्रू का यूज़ देख सकते हैं हमारे वीडियो में। थ्रू का यूज़ तब होता है जब हम 3D चैनल से गुजरते हैं या फिर कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ होता है, तो बातचीत जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए यहाँ थ्रू का यूज़ हुआ है। अगर आप यहाँ पे फ्रॉम का यूज़ करते, बाई का यूज़ करते, तो ये सेंटेंस गलत हो जाता है। लेस्ट दे फेस मोर सीरियस कंसिक्वेंसेस, ये आवश्यक है कि जो दोनों देश हैं वो बातचीत के जरिए अपनी समस्या को सुलझाएं। लेस्ट दे फेस मोर सीरियस कंसिक्वेंसेस, ऐसा ना हो जाए, लेस्ट एक कंजंक्शन यहाँ यूज हुआ है और
पहले के यूसेज में लिस्ट के साथ शुड का यूज़ होता था, लेकिन आजकल इसको ओमिट भी किया जा रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये दोनों देश को गंभीर परिणाम भुगतना पड़ जाए, इससे अच्छा है कि ये बातचीत करें। लिस्ट का मतलब कहीं ऐसा ना हो जाए। द मोदी गवर्नमेंट, यहाँ भी देखिए मोदी गवर्नमेंट के पहले द लगा हुआ है। द मोदी गवर्नमेंट हैज़ इन द पास्ट नॉट फ्लिंच्ड टेकिंग टफ मेजर्स। पास्ट में मोदी गवर्नमेंट कभी भी कड़े कदम उठाने से नहीं हिचकिचाई है, इंक्लूडिंग द 2015 ब्लॉकेड, जिसमें 2015 का वो ब्लॉकेड यानी कि वो घेराबंदी शामिल है, दैट सीवियरली अफेक्टेड इंडियाज लैंड लॉक्ड नेबर, जिसमें कि इंडिया का जो लैंड लॉक्ड यानी कि पूरी तरीके से चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ जो पड़ोसी है, नेपाल की बात हो रही है, उसको सीवियरली अफेक्टेड, उसको बहुत बुरी तरीके से प्रभावित किया था। आपको याद होगा कि जब वहाँ पे संविधान वगैरह और वहाँ पे जो इलेक्शन होने वाले थे, उस इलेक्शन में रिप्रेजेंटेशन के मुद्दे को लेकर के तराई और जो पहाड़ी लोग हैं उनके बीच मतभेद हुआ था, और रक्सौल और बीरगंज के बीच में जो ब्रिज है, उसी ब्रिज पे वहाँ के जो मदेशी लोग हैं उन्होंने वो बैठ करके पूरा बॉर्डर को ब्लॉक कर दिया था और सामान का आवाजाही बंद कर दिया था। वो उसी बात की ओर इशारा है। The Oli government, which seeks to build its legacy by overturning what it calls unequal agreement made by the monarchy. ओली सरकार which seeks, जो चाहती है to build its legacy, अपनी विरासत या अपना नाम कमाना चाहती है। किस लिए, कैसे? तो by overturning, ये पलटना चाहती है What it calls unequal agreements made by the monarchy, यानी कि जब राजशाही थी और राजतंत्र के ज़माने में जो भी एग्रीमेंट इंडिया के साथ हुए थे, वो उस एग्रीमेंट को ओली सरकार जो है वो कह रही है अनइक्वल एग्रीमेंट्स, कि वो बराबरी के और सही समझौते नहीं हुए हैं और उसको ओवरटर्न करना चाहती है, पलटना चाहती है। कुड आल्सो कॉज अ सिक्योरिटी नाइटमेयर फॉर इंडिया, और ये अगर एग्रीमेंट्स अगर टूट जाते हैं इंडिया और नेपाल के बीच में, तो इंडिया के लिए ये सामरिक रूप से भी एक परेशानी का कारण बनेगा। नाइटमेयर मतलब परेशानी या बुरा सपना, क्योंकि इंडिया और नेपाल के बीच क्लोज रिलेशन है, तो एक बफर स्टेट के रूप में नेपाल काम करता है, जिससे कि नेपाल की तरफ से इंडिया को कोई खतरा नहीं होता है। फॉर इंडिया इफ इट ओपन्स अप अदर पार्ट्स ऑफ देयर लॉन्ग बाउंड्री, अगर नेपाल अपनी जो लंबी सीमा इंडिया के साथ लग रही है अगर उसको खोल दे और दूसरों के को यूज़ में दे दे, खास करके चाइना के यूज़ में ला दे, तो इंडिया के लिए परेशानी का सबब बन जाएगा। एंड रिवर्स ओल्ड कमिटमेंट्स ऑन ओपन एंड अनसिक्योर्ड बॉर्डर पोस्ट, और एंड रिवर्स मतलब पलट देना, जो ओल्ड कमिटमेंट्स हैं, पुराने जो समझौते हैं जिसमें कि ओपन और खुल्लम खुला आवाजाही जो बॉर्डर पोस्ट पे है बिना चेकिंग के, इनको अगर बंद कर दे तो इंडिया और नेपाल के लिए ये परेशानी का सबब बन जाएगा। बोथ साइड्स मूव्ड क्विकली दिस वीक, दोनों ही पक्ष नेपाल और इंडिया दोनों ही मूव्ड क्विकली, बहुत तेजी से कदम उठाए हैं दिस वीक, इस सप्ताह में, टू मैनेज द फॉल आउट ऑफ बॉर्डर फायरिंग। हाल के दिनों में सीतामढ़ी से लगने वाले नेपाल के बॉर्डर पे आपने सुना भी होगा कि नेपाली पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें एक भारतीय की मौत भी हो गई। तो वो जब मुद्दा आया तो उसको रिजॉल्व करने के लिए, मैनेज करने के लिए दोनों ही देश बहुत ही तेज़ी से कदम बढ़ाएं बाय नेपाली पुलिस ऑन ए ग्रुप ऑफ इंडियंस। उसी बात को ये कह रहा है कि नेपाली पुलिस के द्वारा फायरिंग हुई थी ऑन ए ग्रुप ऑफ इंडियंस, कुछ इंडियंस के ऊपर, दैट लेफ्ट वन डेड, जिसमें कि एक भारतीय की मौत हो गई थी। उस मुद्दे को सुलझाने के लिए दोनों ही देश काफ़ी तत्परता दिखाएं। The same alacrity needed to manage the fallout of Saturday's amendment vote, और उसी तरीके की तत्परता नीडेड, उसकी ज़रूरत थी, टू मैनेज द फॉल आउट ऑफ सैटरडेज अमेंडमेंट वोट। सैटरडे को जो अमेंडमेंट वोट था उस वोट को मैनेज करने के लिए अगर दोनों देश उसी तरीके की तत्परता दिखाते तो शायद ये सिचुएशन नहीं आता और वहाँ की संसद से वो अमेंडमेंट बिल पास नहीं होता। ऑन द वन सेलिब्रेटेड स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज, जो कि एक ज़माने में इंडिया और नेपाल के बीच एक जो स्पेशल रिलेशनशिप था, सेलिब्रेटेड, जिसकी हम प्रशंसा करते थे, तारीफ़ करते थे और बहुत ही खुश होते थे कि इंडिया और नेपाल दोनों देशों के बीच भाईचारे का संबंध है और बहुत ही हिंड्रेंस फ्री, हैसल फ्री मूवमेंट होता है एक दूसरे के देशों में। तो ये सिचुएशन को संभालने में अगर वही अलैक्रिटी दिखाई गई होती, जो अलैक्रिटी अभी एक भारतीय की मौत की बाद से दोनों देशों ने दिखाई है, तो शायद सिचुएशन अलग होता और वो चेंज होता। थैंक यू। एडिटोरियल समाप्त होता है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी
और अगर आपको ये एडिटोरियल अच्छा लगेगा तो आप इसको शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।